मज़ा कहाँ कभी आता है दिल जलाने में, मज़ा कहाँ कभी आता है दिल जलाने में, चिराग बनके जलो रास्ता दिखाने में। दुखों का बोझ उठाना तो हो गया आसान, कलेजा कांपता रहता है मुस्कुराने में। दुखों का बोझ उठाना तो हो गया आसान, कलेजा कांपता रहता है मुस्कुराने में। हेलो दोस्तों, न्यूज़ शकील में हम आप सबके लिए बिल्कुल एक नया सीरीज़ नए उन्वान से लेके आए हैं। हमारे इस सीरीज़ का नाम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हम चंपारण के उन लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने चंपारण का नाम मुल्क ही नहीं मुल्क से बाहर भी रोशन किया है अपनी एबिलिटी की बुनियाद पे। हमारे चंपारण में एबिलिटी की कमी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कुछ ख़ास लोगों से आपसे मिलाने की जिन्होंने अपने शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो आइए गुफ्तगू सीरीज़ में हम आज मिलेंगे जनाब ज़फ़र इमाम को, और इनसे उर्दू अदब उर्दू शायरी में इनकी खिदमात के सिलसिले में आपसे बात करेंगे। गुफ्तगू उन्वान के तहत गुफ्तगू करेंगे हम जनाब ज़फ़र इमाम से। हेलो दोस्तों, हमारे सामने हैं जनाब ज़फ़र इमाम साहब। अब उनसे ही हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, ज़फ़र साहब से, कि वो सेल्फ इंट्रोडक्शन न्यूज़ शकील के हवाले से बताएं। शुक्रिया शकील साहब, सबसे पहले इस बात का शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। आपका प्यार मुझे हासिल हुआ, और उसके साथ ही मैं चाहूँगा ये बताना कि मैं बेतिया जो चंपारण का हेडक्वार्टर है वहाँ 3 जनवरी 1963 को पैदा हुआ, एक इल्मी घराने में, जहाँ मेरे वालिद साहब और दादा तक बहुत ऊंचा इल्मी पैमाना था, और उसको मैंने कुछ हद तक आगे ले जाने की कोशिश की। आज मैं एकेडमिक के तौर पे मैंने एमए पास किया, पीएचडी की, और आज एक कॉलेज में सदर शोबा जोग्राफिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं कि जनाब ज़फ़र इमाम साहब एचओडी जियोग्राफी में बेतिया के जीएम कॉलेज में एचओडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में। ज़फ़र इमाम साहब सिर्फ शायर ही नहीं हैं, बल्कि स्टोरी, फिक्शन, क्रिटिक्स और पोएट्री में इन्होंने मुल्क ही नहीं मुल्क से बाहर भी जाकर इस चंपारण का नाम रोशन किया है। ये और बात है कि इनकी जो भी किताबें अब तक आई हैं वो उर्दू शायरी और हिंदी में भी आई हैं। तो चलिए हम इनसे पूछना चाहेंगे मुशायरे, सेमिनार और दीगर महफिलों के हवाले से। ज़फ़र साहब मुझे बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कहानियां भी चूँकि लिखी हैं, मकाले भी मैंने तहरीर किए हैं, और शायरी की तरफ भी मेरी दिलचस्पी आखिरकार हुई। तो आज भी मैं इनमें से 2 की तरफ रुजू हूँ। कहानियाँ तो मैंने लिखनी कम कर दी। इब्तदाई ज़माने में 1977 के आसपास मैंने कहानियाँ कुछ लिखी और इशाअत भी उसकी हुई थी। उसके बाद मैंने लगातार काफ़ी मकाले तहरीर किए, और मुल्क के बेशतर अहम रसालों में मेरे मकाले शाये भी हुए। लेकिन 1987 के आसपास, 86-87 के आसपास मैंने शायरी शुरू की। उसमें नज़मों और गज़लों की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, और आज अपने चंपारण के कई बड़े मराकज़ पे मैं इन हवालों से जाता हूँ, अदब की खिदमत करता हूँ। और इसके अलावा मैंने इस चंपारण के बाहर, बिहार और बिहार से बाहर और हिंदुस्तान से बाहर भी कई इलाकों का मैंने दौरा किया है। मुशायरों में और सेमिनारों में मेरी दिलचस्पी रही है और मैंने हाज़िरी दी है। हिंदुस्तान से बाहर आपने कौन सी मुल्कों का दौरा किया, और उस सिलसिले में आप हमें बताएं। हिंदुस्तान से बाहर मैं आज से 2 साल कबल 2018 में दोहा कतर का दौरा किया,
जो 1 हफ्ते का दौरा था और उसमें 2 बड़े अहम प्रोग्राम हुए, जिसमें सेमिनार और मुशायरे में मेरी शिरकत रही। और बहुत दिलचस्प दौरा इसलिए रहा कि वहाँ बहुत इल्मी लोग जुड़े थे और बड़ी तादाद में, जो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत कम ही मरकज़ों पे उस तरह की इल्मी मजलिसें होती हैं और खुशी मिलती है कि इल्मदानों के बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरा 1 मुल्क का दौरा और 1 हफ्ते का दौरा था। अल्लाह का शुक्र था कि वो कामयाब रहा और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। इस सरज़मीन चंपारण के उर्दू या और हिंदी साहित्यकारों, अदीबों, शायरों में पहले शख्स हैं आप जो चंपारण ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर जाकर मुशायरे और सेमिनार में अपनी शिरकत की और वो काफ़ी चर्चा में रहे। हम चाहेंगे कि अपनी शायरी के हवाले से या फिर उन मुशायरों में अगर कोई शेर जिस पे आपको काफ़ी दाद मिली हो, याद हो, तो आप हमें बताने की कोशिश करें। अशार बहुत मुश्किल से मुझे याद होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी कामयाबी का पहला ज़ीना एक तरह से है। अभी अल्लाह का करम है, आप सब लोगों की दुआएं हैं कि वहाँ बहुत बड़े मुशायरे हुए और कई मुल्कों के लोग वहाँ शामिल थे। दोहा कतर के अलावा दुबई से, बहरीन से, अरब अमीरात से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से कई शायर थे। बहुत काबिल ज़िक्र लोग थे वहाँ। और बल्कि मैंने बहुत अहम शख्सियत की सदारत में वहाँ मुशायरा पढ़ा था और कई अशार मेरे बहुत पसंद किए गए थे। अल्लाह का शुक्र है 2-3 अशार उस हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, जो यहाँ है वहाँ नहीं है, जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, दर्द की दास्तां नहीं है क्या, जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, दर्द की दास्तां नहीं है क्या। ये शेर बतौर ख़ास के ऐ हवा क्यों उदास रहती हो, ऐ हवा क्यों उदास रहती हो, नाव में बादबा नहीं है क्या, ऐ हवा क्यों उदास रहती हो, नाव में बादबा नहीं है क्या। एक शेर और देख लें कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुकने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुकने लगे, आगे अब आसमां नहीं है क्या, क्या बात है, आगे अब आसमान नहीं है क्या, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुकने लगे, आगे अब आसमां नहीं है क्या, जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, दर्द की दास्तां नहीं है क्या। शुक्रिया। 1980 की दहे में या 80 से कह ली जाए तो चंपारण के शायरों, अदीबों में सबसे अहम नाम अगर किसी का बताया जा सकता है इन नस्लों में तो वो जनाब ज़फ़र इमाम का है। 1980 के बाद ज़फ़र इमाम ने शायरी में काफ़ी शोहरत पाई और काफ़ी दूर तक अपनी रसाई पहुँच की। इनकी पहली किताब उर्दू शेरी मजमूए की शक्ल में एहसास की हिजरत मेरे सामने है, आप देख रहे हैं। इस एहसास की हिजरत के हवाले से मैं ज़फ़र इमाम से ही जानना चाहूँगा कि आप एहसास की हिजरत के सिलसिले में कुछ बताएं। जनाब, एहसास की हिजरत तो मेरी पहली किताब है ही और मेरे लिए ये एक इम्तहान की घड़ी थी जब इसे शाये कराने की मैंने सोची। मैंने जब पूरी तैयारी कर ली तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई मेरे अंदर कमी रह रही है, खला हो रहा है। तो मैंने बहुत छानबीन करके और कई अशार की असर नौ तश्कील की, उसकी नोक बलक दुरुस्त की और कुल मिलाकर के जब ये किताब सामने आई तो कई लोगों की जो राय उसमें शामिल है। और 2006 में जो इसका इजरा हुआ पटने में
उस वक्त भी लोगों की जो राय सामने आई तो अंदाज़ा लगा कि मैंने कोई ज़रूर ठीक ठाक काम किया है। और उस हवाले से मुझे खुशी हुई कि मेरी पहली कामयाब किताब सामने आई और बेहतर और अहम लोगों ने उर्दू अदब के उस वक्त के कबूल की ये किताब और मुझे दुआएं दी, मुझे नवाजा। एहसास की हिजरत किताब में मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगा जिसे वहाब अशरफी ने खुद इन अशआर को कोट किया है। ज़फ़र इमाम की शायरी फिक्री और मानवी एतबार से इत्तेहाद उन्वान से मोहतरम ने अपनी तहरीर में ये शेर कोट किया है जो मुझे भी काफ़ी पसंद है। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। जनाब ज़फ़र इमाम कादरी से मैं अभी बात कर रहा था। उनकी इस किताब एहसास की हिजरत जो मेरे हाथों में है, उनकी दूसरी उर्दू किताब के हवाले से मैं उनसे बात करूंगा। उनकी 4 किताबें आ चुकी हैं जिनमें अभी मेरे पास उर्दू में 2 किताबें सामने हैं। सारा मंजर डूब जाता है ज़फ़र इमाम का। ज़फ़र इमाम के इस दूसरी किताब के हवाले से जो शायरी की है, शायरी का दूसरा मजमूआ कही है, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा इस सारा मंजर डूब जाता है के बारे में। ये मेरी शायरी की दूसरी किताब है जो उर्दू रस्म ख़त में है और ये मेरा एक तरह से दूसरा पड़ाव है ज़िंदगी का, जो 2017 में मैंने इसे शाये कराई। ये किताब, इसमें कुछ गज़लें 12-13 गज़लें मैंने एहसास की हिजरत से फिर दोबारा लोगों की पेश नज़र रखने के लिए रखा कि ये समझा जा सके कि मेरी शायरी कहाँ जा रही है, उसकी रफ्तार और उसकी सिमत क्या है। मैं समझता हूँ कि एहसास की हिजरत में मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ उससे ज़रूर एक कदम आगे बढ़ा हूँगा। ये तनकीद निगारों का काम है। मेरी नज़र जहाँ तक कहती है कि मैंने ज़रूर कुछ अच्छे अशार, सारा मंजर डूब जाता है में भी कहा है और वो भी आम आदमी के बीच काबिल कबूल है। और उससे आगे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अनकरीब 21 या 2022 में मेरी एक तीसरी किताब जो उर्दू की होगी, गज़ल का मजमुआ, वो इंशाअल्लाह प्यास का जायका जिसका नाम होगा, वो इंशाअल्लाह सामने जब आएगा तो लगेगा कि मैंने शायरी में ज़रूर 2-4 कदम आगे जाकर या कुछ और ऊंचाई से लोगों से बात करने की कोशिश की है और लगेगा ज़रूर कि कुछ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कबूल करना शुरू कर दिया है। गरचे किसी की कबूलियत कहाँ तक होती है ये कोई कह नहीं सकता और ये सारा का सारा मामला आवाम तक पहुँचता है, क़ारीन तक पहुँचता है, सामाईन तक पहुँचता है। लेकिन मैं ज़रूर अपनी उम्मीद से 2 कदम आगे बढ़ा हूँ। बात करता चलूँ उर्दू शायरी के हवाले से जनाब ज़फ़र इमाम से। ये मेरे ख़्याल में ज़फ़र इमाम साहब ने उर्दू शायरी के जो रवायात हैं उनसे, मैंने जो मुताला किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उनसे अलग होकर के एक तीसरी राह निकाली है। इन्हीं के शेर से मैं बताता चलूँ कि कैसे रोकेगा सफ़र में कोई रास्ता, जबकि दिल में एक जोश भी हो, पाँव में रफ्तार भी हो। ज़फ़र साहब इसी अपनी ख़ास रफ्तार को लेकर के उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदी में भी इनकी 2 किताबें आई हैं। उन पे इन्हीं से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे चैनल को, न्यूज़ शकील को, उन्हीं हिंदी किताबों के हवाले से बताएं। हिंदी में मेरी 2 किताबें अब तक आई हैं। एक तो मेरा ज़ाती जिसमें किसी का इश्तराक नहीं है, वो सजदों का निशान, उसमें मेरी 80 से ज़्यादा गज़लें हैं और उन गज़लों में मैंने एक ख़ास बात ये की है कि कहीं फुटनोट नहीं डाला है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी उर्दू और हिंदी के बीच में एक ज़रूर गैप है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि वैसी उर्दू सामने रखी जाए
जो मुश्तरका हिंदुस्तान की ज़ुबान समझी जाए। मेरा स्क्रिप्ट हमेशा से, मेरा ख़त हमेशा से उर्दू रहा है। मैं हिंदी ख़त भी जानता हूँ, दोनों से प्यार करता हूँ, लेकिन जाहिर है कि मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो उर्दू है। इसलिए मैंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये शऊरी तौर से की है, लेकिन लाशऊरी तौर से ये भी हुआ है कि मैंने उर्दू और हिंदी के बीच में एक रास्ता निकाला है। कई लोगों ने, शमीम हनफी साहब ने भी मेरी गज़लों के बारे में ये बात कही है, फिर कई और लोगों ने भी, वहाब अशरफी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। तो मेरी ज़ुबान ना तो हिंदी से करीब ज़्यादा है और न ही उर्दू से करीब ज़्यादा है, और दोनों से दूर भी नहीं होती है। इस वजह से मेरी हिंदी की जो किताब आई है सजदे का निशान, उसमें मैंने फुट नोट नहीं दिया है और अपनी जो ज़ुबान है उसी को हिंदी में पेश कर दिया है। और उसे समझने में मुझे तो अब तक नहीं महसूस हुआ है कि किसी को परेशानी हुई हो। हाँ, मामलात जहाँ गहराई की हो सकती हो, पेचीदगी की हो सकती है, वहाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो जाए, बन जाए, लेकिन लफ्ज़ों को और उसके दरोबस्त को समझने में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। वो किताब मेरी यहाँ बहुत मकबूल है, जिन लोगों तक भी पहुँची है उन लोगों ने सराहा है। और दूसरी एक और किताब अक्षर अक्षर बोलेगा, जिसमें डॉक्टर गोरख मस्ताना ने उसकी एडिटिंग की है, और करीब करीब 13 लोग, जिसमें नौजवान नस्ल से भी है, हमारी नस्ल से भी कुछ लोग हैं, और कुछ लोग हमसे सीनियर भी उसमें शामिल हैं, और उन सभी की गज़लें, नज़में और गीत भी उसमें शामिल हैं। मेरी उसमें नज़में शामिल हैं, 7-8 नज़में शामिल है, और 7-8 नज़मों में कहीं भी किसी ने कन्वे होने की में कहीं परेशानी का जिक्र नहीं किया है। तो इसलिए लगता है कि मेरी शायरी हिंदी में भी उसी तरह पहुंच रही है जिस तरह से हिंदी उर्दू वालों के बीच पहुंच रही है। साहब, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दराज करते हुए ये पूछना चाहेंगे कि आप उर्दू की तरह हिंदी में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल किया है आपने, लेकिन अब तक हमारी नज़रों के सामने जो भी आपकी किताबें आई हैं वो सब शायरी पे बेस्ड हैं, जबकि आपके नसरों को भी मैंने देखा है और आपने नसर में भी अच्छी खासी महारत रखे हैं आपने। और नसर के सिलसिले में कोई किताब आई है या आने वाली हो तो उसके मुतालिक कुछ बताने की कोशिश करें। जनाब, नस्र में मैंने शुरू से ही काम किया था, शायरी तो बाद में मैंने की। नस्र में पहले अफसाना मैंने लिखना शुरू किया था, कई अफसाने 1977 के आसपास छपे भी, लेकिन पता नहीं अफसानों की तरफ मेरा ध्यान मरतकीज़ नहीं रह सका। लेकिन पैरेलल मैंने कई मकाले लिखे, और बाद के दिनों में से लेकर के अब तक मैं कई मकाले लिखता ही रहा हूँ, बल्कि कहीं कहीं पर दबाव भी पड़ता है तो लिखना पड़ता है, और कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि लिखना ज़रूरी भी हो जाता है, बात अपनी रखनी भी ज़रूरी हो जाती है, तो मैं ऐसा करता हूँ। मेरी एक किताब इस सिलसिले में आ चुकी है, मजमूए मज़ामीन, उसमें 22-23 मज़ामीन हैं। उस 2223 मज़ामीन समाजी हैसियत के हैं, तहज़ीबी हैसियत के हैं, अदबी और शेरी हैसियत के हैं। कई शायरों पर, कई अहम लोगों पर मैंने उसमें मज़ामीन लिखे हैं, मशाहिर से लेकर के और वक्त के उभरते हुए लोगों पर भी हमने लिखा है। ख़ास तौर से उसमें मैंने कोशिश की है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का अदब बहुत छोटा नहीं है, तो वहाँ के अदब के बारे में भी लोग जानें। तो वहाँ कई लोगों के बारे में हमने उसमें हसरत शादानी जो एक बेहतरीन शायर हुआ करते थे अपने दौर के, उन पर एक मजमून लिखा है। मैंने अबुल खैर निश्तर पर लिखा है, इमाम वफ़ा पर एक मजमून लिखा है, मंजर सुल्तान पर एक मजमून लिखा है। इसके अलावा भी हमने कई दिगर इलाकाई लोगों पर भी बात करने की कोशिश की है, मजमून लिखा है। उसके अलावा जहाँ मैंने मनोवराना पर मजमून लिखा है, जहाँ मैंने सुल्तान अख्तर पर लिखा है, वहीं अपने चंपारण के एक बेहतरीन अफसाना निगार, मशहूर अफसाना निगार शाकिर करीमी पर भी लिखा है।
तो मैंने कोशिश की है कि अपने लोगों को भी देखा जाए कि उनके यहाँ भी अदब किस मेयार का है। और किताब वो शाये हो चुकी है, लेकिन हमको अभी तक हासिल नहीं है कहीं ना कहीं से। वो जब हासिल होगा तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पेश करूँगा। ज़फ़र साहब, इसी के साथ साथ हम आपका न्यूज़ शकील में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे सामीन के लिए, हमारे लिसनर्स और रीडर्स के लिए आपने बहुत कुछ अपने बारे में, अपनी शायरी के बारे में, अपनी किताबों के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप सबको हमारी ये गुफ्तगू, पहली गुफ्तगू जनाब ज़फ़र इमाम से मैंने की है, जो आप सबको दीगर दूसरे प्रोग्रामों की तरह ज़रूर पसंद आएगा। हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चंपारण के मुतालिक, चंपारण के संदर्भ में, चंपारण के लोगों के बारे में बातें सब तक पहुंच सकें। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम ज़फ़र इमाम साहब के अलावा आप सबका भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ आप सब से विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी गाहे बगाहे मिलते रहेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।